स्पेसिफाइड पर्सन्स ऑफ सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 कौन होते हैं? स्पेसिफाइड पर्सन्स के साथ ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? क्या एक ट्रस्ट जो एसेट्स परचेज करती है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है? आज हम इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे क्योंकि आज हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑफ क्लॉजेस ऑफ फॉर्म 10B। Hello everyone, welcome back to my channel. This side CA हरकीरत खुराना एंड आज हम एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्लॉजेस ऑफ फॉर्म 10B एंड फॉर्म 10BB। जैसे कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म्स लेके आया है, फॉर्म 10 और फॉर्म 10B और फॉर्म 10BB, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग इनकम टैक्स मांग रहा है। अब ये एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग हम देख ही सकते हैं, जैसे कि फॉर्म 10B में 49 क्लॉजेज हैं एंड 29 शेड्यूल्स हैं, एंड वही फॉर्म 10BB में 32 क्लॉजेज एंड 7 शेड्यूल्स हैं। दैट इज़ काफ़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग मांग रहा है इनकम टैक्स विद रिस्पेक्ट टू दीज फॉर्म्स एंड इनके क्लॉजेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज 42 से लेके क्लॉज 45 ऑफ फॉर्म 10B। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लॉज 42 के बारे में। क्लॉज 42 क्या कहता है? क्लॉज 42 टॉक्स अबाउट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। अब सेक्शन 13 किन केसेस के बारे में बात करता है? तो सेक्शन 13 उन केसेस के बारे में बताता है, उन केसेस के बारे में डिस्कस करता है जिस केस में जो ट्रस्ट के रिलेटेड सेक्शन 11 और 12 की एग्जम्पशंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। तो उन केसेस के बारे में हमको सेक्शन 13 बताता है। अब सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 किस बारे में बात करता है? तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 उस केस के बारे में बात करता है जिसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं किनके साथ? स्पेसिफाइड पर्सन्स के साथ। दैट इज स्पेसिफाइड पर्सन्स के साथ अगर ये बिलो मेंशन ट्रांजैक्शंस हुई तो उस केस में सेक्शन 11 और 12 की जो एग्जाम्पशन है वो अप्लाई ऑपरेट नहीं करेगी, वो अप्लाई नहीं होगी। अब उसके लिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ट्रस्ट या किसी भी इंस्टीट्यूशन के रिलेशन में जो स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं वो कौन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन होंगे? ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन एनी पर्सन हु हैज़ मेड अ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। दैट इज अगर किसी पर्सन ने अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर, जिस प्रीवियस ईयर की बात हम कर रहे हैं उसके एंड तक अगर किसी पर्सन ने 50,000 से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है, तो वो होगी सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन और वो पर्सन भी स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है वेयर सच ऑथर, फाउंडर और पर्सन इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दैट इज अगर ये HUF है तो उस केस में स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा? मेंबर ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट एनी ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट और मैनेजर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट एनी रिलेटिव ऑफ सच ऑथर, फाउंडर, पर्सन, मेंबर, ट्रस्टी और मैनेजर, ये जो भी ऊपर पर्सन्स मेंशन किए इनका कोई रिलेटिव है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन होगा। नेक्स्ट एनी कंसर्न इन विच एनी ऑफ द पर्सन्स रेफर्ड टू इन क्लॉजेस A, B, C, C and D हैज़ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। दैट इज ये जो ऊपर क्लॉज A से लेके क्लॉज D में जितने भी पर्सन्स मेंशन किए हैं, अगर इन पर्सन्स का किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो कंसर्न भी स्पेसिफाइड पर्सन मान ली जाएगी। अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर तो वो कंसर्न कंपनी है तो उस केस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर, और अगर वो कंसर्न अदर देन कंपनी है तो उस केस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या माना जाएगा? 20% या उससे ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग। तो अगर ये जो अबव स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं क्लॉज A to D में, इनका किसी भी एंटिटी में कोई किसी भी कंसर्न में कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर इन केस ऑफ कंपनी एंड एनी अदर एंटिटी 20% या उससे ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो कंसर्न भी क्या मान ली जाएगी? स्पेसिफाइड पर्सन मान ली जाएगी। तो स्पेसिफाइड पर्सन्स का मतलब क्लियर हो गया, उनका हमें डेफिनेशन पता लग गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेसिफाइड पर्सन्स के साथ हो रही हैं, तो उस केस में ये सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के स्कोप में कवर हो जाएंगी और इस क्लॉज में हमें उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है? वेदर एनी पार्ट ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटी इज और कंटिन्यूज टू बी लेंट टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
विदाउट ईदर एडिक्वेट सिक्योरिटी और एडिक्वेट इंटरेस्ट और बोथ। अब इसमें क्या है कि अगर जो भी ऑडिटी, बेसिकली यहाँ पे ऑडिटी क्या है, ऑडिटी है ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन। अब अगर कोई ऑडिटी है, उसका इनकम या प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट जो है, ठीक है, वो हमने क्या किया है, बेसिकली प्रॉपर्टी अगर हमने क्या की है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को लेंट की है, ठीक है, रेंट पे दी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लेंट की है या अगर हमने कोई इनकम लेंट की है, ठीक है, हमने उसको कोई पैसा दिया है उधार पे, तो उस केस में अगर जो सिक्योरिटी हम चार्ज कर रहे हैं या जो इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं वो क्या है, एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, पूरा नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, बेसिकली आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, जब इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है। मैं बहुत ओवरव्यू आपको दे रही हूँ एक, कि आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है कि अगर कोई दो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं तो उनके बीच में जो प्राइस चार्ज होगा वो एक तरीके से आप मान सकते हो कि वो आर्म लेंथ प्राइस होगा। दैट इज, इसमें अब रिलेशन इन्वॉल्व है ना, ठीक है, ये एक तरीके से मैं अपनी लैंग्वेज यूज करूँ, एक तरीके से क्या है, रिलेटेड पार्टी हो गई ना। तो अब आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन अगर आप नहीं कर रहे हो, दैट इज अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या इनकम ऑडिटी की लेंट कर रहे हो इन स्पेसिफाइड पर्सन्स को और आप एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं ले रहे हो उनसे या एडिक्वेट इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट, whether any land, building or other property of the auditee is or continues to be made available for the use of any specified person for any period during the previous year without charging adequate rent or other compensation। अब आपने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग इन स्पेसिफाइड पर्सन्स को आपने यूज करने के लिए दी, ठीक है। अब फॉर एनी पीरियड मतलब चाहे एक दिन के लिए दी, चाहे एक घंटे के लिए दी, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और आपने एडिक्वेट रेंट या कंपनसेशन उनसे चार्ज नहीं किया, तो ये ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट, वेदर एनी अमाउंट इज पेड बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंस और अदरवाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन आउट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ट्रस्ट or the institution for services rendered by that person to such auditee, and the amount so paid is in excess of the what may be reasonably paid for such services। अब आपने क्या किया, जो स्पेसिफाइड पर्सन है इसकी कोई सर्विसेज आपने ली, उसने उस स्पेसिफाइड पर्सन ने ऑडिटी को कोई सर्विसेज रेंडर की और इसके बदले उसको सैलरी या अलाउंस जो पे किया गया वो सैलरी अलाउंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में पे किया गया, जो रीजनेबल सैलरी बनती थी उससे ज़्यादा पे कर दी गई। नेक्स्ट, वेदर द सर्विसेज ऑफ द ऑडिटी आर मेड अवेलेबल टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट एडिक्वेट रेम्यूनरेशन। अब ऊपर वाला जो हमने केस पढ़ा उसमें ये था कि वो स्पेसिफाइड पर्सन सर्विसेज रेंडर कर रहा है ऑडिटी को। अब यहाँ पे वाइस वर्सा है कि ऑडिटी अगर कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है टू दी स्पेसिफाइड पर्सन और एडिक्वेट कंसिडरेशन उससे चार्ज नहीं कर रहा, जितनी कंसिडरेशन चार्ज होनी चाहिए उतनी कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा, तो वो ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट, वेदर एनी शेयर, सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी इज परचेज्ड बाय or on behalf of the auditee from any specified person during the previous year for the consideration which is more than adequate। अब इसमें क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की गई, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी किससे परचेज की गई, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई सिक्योरिटी, कोई शेयर परचेज किया गया, स्पेसिफाइड पर्सन से परचेज किया गया और उसके लिए जो कंसिडरेशन उसको पे की गई वो एडिक्वेट से बहुत ज़्यादा है। दैट इज, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन से ज़्यादा कंसिडरेशन हम स्पेसिफाइड पर्सन को पे कर रहे हैं तो ये ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट की जाएगी। ये सब हम केसेस देख सकते हैं कि आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है विद स्पेसिफाइड पर्सन, इसलिए इनकी रिपोर्टिंग हो रही है। नेक्स्ट, whether any share, security or other property is sold by or on behalf of the auditee to any specified person during the previous year for consideration which is less than adequate। अब ऊपर वाला केस था परचेज का, यहाँ पे है सेल का। अब अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई शेयर या सिक्योरिटी ऑडिटी बेच रहा है, किसको बेच रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन को बेच रहा है, और जो कंसिडरेशन उसको मिल रही है वो एडिक्वेट से कम है, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेदर एनी फंड्स ऑफ द ऑडिटी are or continue to remain invested for any period during the previous year in any concern in which any specified person has a substantial interest। that is, जो ऑडिटी के फंड्स हैं वो अगर इन्वेस्टेड हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एनी पीरियड, वो अब वही बात हुई, चाहे एक दिन, चाहे एक महीना, चाहे 1.5 महीना, चाहे 2 महीना, किसी भी टाइम के लिए अगर जो ऑडिटी के फंड्स हैं वो इन्वेस्टेड हैं किसी ऐसी कंसर्न में जिसमें स्पेसिफाइड पर्सन का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्योंकि अगर जिस कंसर्न में स्पेसिफाइड पर्सन का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन ही कहलाएगी ना, ठीक है, तो उसमें अगर फंड्स इन्वेस्टेड हैं तो उस केस में क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन भी हमको रिपोर्ट करनी है।
चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लॉज 43। अब क्लॉज 43 में बात की गई है स्पेसिफाइड वॉयलेशन की। अब स्पेसिफाइड वॉयलेशन बेसिकली कुछ ये बिलो मेंशन्ड एक्टिविटीज़ जो हैं, अगर ये एक ट्रस्ट करती है तो उस केस में उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उस ट्रस्ट की वो भी कैंसिल हो सकती है। तो वो स्पेसिफाइड वॉयलेशंस, और अगर कोई स्पेसिफाइड वॉयलेशन है वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी है और उसकी अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो चलिए देखते हैं वो स्पेसिफाइड वॉयलेशंस कौन सी हैं। Whether the auditee has incurred any specified violation as referred to an explanation to the 15th proviso to clause 23C of section 10 or explanation to subsection 4 of section 12AB and the amount of such violation। अब देखते हैं वो violations हैं कौन सी। Income of the auditee has been applied other than for the objects of the trust or institution। अब जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन ने रजिस्ट्रेशन ली है, अब अगर वो अपनी इनकम अप्लाई कर रही है अदर देन फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्टी, दैट इज उन ऑब्जेक्ट्स के अलावा अगर कहीं और वो अपनी इनकम अप्लाई कर रही है तो उस केस में भी ये स्पेसिफाइड वॉयलेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट है whether the auditee has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives। that is अगर किसी ट्रस्ट की PGBP इनकम, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस हो रही है, ठीक है, बिजनेस से उनकी इनकम हो रही है और वो बिजनेस इंसिडेंटल नहीं है टू द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो वो भी एक स्पेसिफाइड वॉयलेशन है। और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय ऑडिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर कोई बिजनेस है जो इंसिडेंटल है फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटी फॉर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, तो उस केस में सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसकी बिजनेस की नहीं मेंटेन कर रहे हैं वो, उस केस में भी ये स्पेसिफाइड वॉयलेशन है। नेक्स्ट आता है सब क्लॉज सी। अब इसमें क्या है, whether the auditee referred to in clause A of subsection 1 of section 13 has applied any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, that is आप अपनी इनकम अप्लाई कर रहे हो प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो पूरी पब्लिक को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो वो भी एक स्पेसिफाइड वॉयलेशन है। नेक्स्ट है whether the auditee referred to in clause B of subsection 1 of section 13 has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste। अगर particular religious community या particular caste के लिए आप अपनी इनकम अप्लाई कर रहे हो तो वो भी एक स्पेसिफाइड वॉयलेशन है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप अपनी इनकम अप्लाई कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन एंड चिल्ड्रन, तो उनके केस में ये एक एक्सेप्शन है कि ये स्पेसिफाइड वॉयलेशन नहीं मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं whether any activity being carried out by the auditee is not genuine, वो एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, या वो जो कंडीशंस जिसके बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन मिली थी वो कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, वो कंडीशंस को वॉयलेट कर रही हैं, तो उस केस में भी स्पेसिफाइड वॉयलेशन है। नेक्स्ट है whether the auditee has not complied with the requirement of any other law for the time being any in force, कोई और लॉ की कंप्लायंस वो नहीं कर रहे हैं, and the order, direction or decree holding that such non-compliance has occurred has either not been disputed or has attained finality, that is कोई order है, कोई direction है, कोई decree है और उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, उसको भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है, तो ये भी इस केस में स्पेसिफाइड वॉयलेशन है। अब हमें ये सब रिपोर्ट करना पड़ेगा और इसकी अमाउंट भी बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्लॉज 44। अब क्लॉज 44 में क्या है, whether there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of explanation 1 to clause 23C of section 10 or subsection 6 of section 11 in respect of any asset acquisition of which has been claimed as an application of income and the amount of such depreciation। अब ये क्लॉज क्या कहता है, ये क्लॉज ये कहता है कि आपने कोई एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एसेट परचेज किया, ट्रस्ट ने कोई एसेट परचेज किया, अब अगर उसने वो एसेट परचेज किया तो उसको वो एक एप्लीकेशन मान लेगी कि वो उसका क्या है, इनकम का एप्लीकेशन है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, वो एप्लीकेशन मान लेगी और उसको इस पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी, दैट इज जो उसने ये खर्चा किया वो एक मान लिया जाएगा कि उसकी इनकम अप्लाइड है फॉर द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब ये एसेट पूरा का पूरा जो उसकी कॉस्ट है वो अटेनमेंट मान लिया गया कि उसने अपना इनकम अप्लाई किया है फॉर द पर्पज ऑफ इट्स फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब इस एसेट पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ द एसेट का ही उसको एग्जाम्पशन मिल गया एक तरीके से, तो इसीलिए अब ये जो एसेट है इस पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता।
अब इसी चीज़ की डिस्कशन क्लॉज 44 में हो रही है कि ऐसे तो नहीं किया किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन ने कि वो एसेट परचेज किया, उसको एप्लीकेशन भी ट्रीट कर लिया और उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर ली। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो यही वो क्लॉज 44 में पूछना चाह रहे हैं कि जिस एसेट को उसने एज एन एप्लीकेशन ट्रीट किया है, कहीं उस एसेट पे डेप्रिसिएशन तो नहीं क्लेम कर ली। अब नेक्स्ट आता है लास्ट क्लॉज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्लॉज, दैट इज क्लॉज 45। अब क्लॉज 45 क्या कहता है? इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 19th प्रोवाइजो टू क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 11, please specify whether the trust or institution has claimed deduction under section 10 other than clause 1, clause 23C and clause 46 thereof during the previous year and the amount of such claim। अब ये क्लॉज क्या कहता है? बेसिकली जो भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 12AA या 12B के अंडर जो रजिस्टर्ड हैं और वो रजिस्ट्रेशन अभी भी इन फोर्स है, तो उस केस में ये ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन सेक्शन 10 का कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकती। सेक्शन 10 में सारी एग्जाम्पशंस दी होती हैं, तो सेक्शन 10 का बेनिफिट कोई भी बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकती, एक्सेप्ट ये 3 ऐसे क्लॉजेज हैं जिसका बेनिफिट वो क्लेम कर सकती हैं। इसके अलावा किसी भी क्लॉज का बेनिफिट वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं कर सकती। अब वो एक्सेप्शंस कौन से हैं, वो 3 क्लॉजेस कौन से हैं? दैट इज सेक्शन 10 का क्लॉज 1, सेक्शन 10 का क्लॉज 23C एंड सेक्शन 10 का क्लॉज 46। सिर्फ यही 3 क्लॉजेज हैं जिनका बेनिफिट वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकती हैं, और सेक्शन 10 के किसी भी क्लॉज का वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकती। तो क्लॉज 45 में हमको यही रिपोर्टिंग करनी है कि ऐसा तो नहीं है कि उन ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशंस ने इनके अलावा, दैट इज इन 3 क्लॉजेस के अलावा, क्लॉज 46, क्लॉज 23C और क्लॉज 1, इन 3 क्लॉजेस के अलावा सेक्शन 10 के किसी और क्लॉज का बेनिफिट तो क्लेम नहीं किया। अगर किया है तो वो स्पेसिफाई करो और उसकी अमाउंट भी स्पेसिफाई करो। तो आज हमने फॉर्म 10B के क्लॉजेस डिस्कस किए। आई होप कि आपको सभी क्लॉजेस बहुत डिटेल में समझ आए होंगे।